आधी रात को एक घटना घटती है महाकुंभ में और उसके 18 घंटे बाद जो है एक सरकारी आंकड़ा आता है। मैं उस वक्त जूना अखाड़े में था, हर हर महादेव की चैंटिंग हो रही थी और अचानक से एक फोन कॉल आती कि भैया जो है स्टैम्पेड हो। संगम से अप्रिय घटना की सूचना आ रही है कि संगम घाट के पास में मची पगडंड में कई लोगों की जान जाने की, कुछ लोगों के हताहत होने की सूचना मिल रही है। अरे एकदम से भीड़ आई, उन्होंने पूरा रौन दिया, बस को रौन दिया, हमको रौन दिया। वो दृश्य याद करते हैं तो कई बार सिहरन सी होती है कि बाप रे बाप, जो नहीं होना था वो भी हो गया। एक और वीडियो है और इस वीडियो के पीछे क्या सच्चाई रही है जो आपने बहुत करीब से देखी है। आप जल्दी से जल्दी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन ना फोर्स भेजिए सर, कंडीशन बहुत बिगड़ती जा रही है। अब मेरा दिमाग ये नहीं काम कर रहा है कि वो वाली भगदड़ तो रात में हुई थी, ये 1-1.5 घंटे पहले किस भगदड़ की बात कर रहे हैं। सामने से देखा ट्रैक्टर चला आ रहा है और उस पे सारे कपड़े लत्ते, जेसीबी लगी हुई जो उस कचरे को, उस मलबे को हटा रही है। और मैंने चिल्लाना शुरू किया, मोहन मोहन जल्दी आओ जल्दी आओ। वो वहां से भागता हुआ और मैंने कहा वहीं से बोला कैमरा रोल करो। मौनी अमावस्या के स्नान के दिन एक जगह नहीं 2 जगह भगदड़ मची थी। कम से कम 7-8 ट्रैक्टर गए। दूसरी कॉल आती कि भैया 25-30 लोग मर गए। यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। सुबह के डेथ किए हुए लोग दोपहर में ले जाए गए हैं। कोई बात एक सामान्य व्यक्ति कहे और कोई बात यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट का ब्रांड एम्बेसडर कहे। वहाँ पे मेरे सामने पहले एक लेडी दम घुट के वहीं मर गई। दूसरी भगदड़ के बाद डीआईजी वैभव कृष्णा से बात करी और उनका जो रिएक्शन था, इसके संबंध में पुलिस के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और दूसरी स्टैम्पेड का जिक्र तक नहीं। अंग्रेजी का एक मुहावरा है फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, यानी कोई घटना, कोई जानकारी किसी ऐसे शख्स की जुबान से सुनना जो उस दौरान वहां मौजूद था जब वो घटना घटी, या वो उस विषय को बेहद नज़दीक से समझता है क्योंकि वो उसका प्रत्यक्षदर्शी था। स्क्रीन से घिरी हमारी ये दुनिया, कैमरे के लेंस से दुनिया थोड़ी अलग दिखाई देती है। तस्वीरें, आवाज़ें, तर्क हम तक पहुंचते हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा होता है जो कैमरे के पीछे होता है और जो छूट जाता है। रिपोर्टर एक प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर क्या देखता है, कैमरे के लेंस से अलग अलग वो क्या है जो रिकॉर्ड नहीं हो पाता। वही दृश्य, वही आवाज़ें और वही आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाने के लिए हम लाए हैं दी लल्लन टॉप के पॉडकास्ट चैनल लल्लन टॉप बाजा का ये नया शो जिसका नाम है प्रत्यक्ष। नमस्कार, मैं हूं गर्वित और आज हमारे साथ महाकुंभ की तमाम हलचलों को आप तक पहुंचाने वाले लल्लन टॉप जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है अभिनव। स्वागत है आपका अभिनव। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कैसे हैं इनवाइटिंग मी। मैं एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने अपने शहर में इतने बड़े इवेंट को कवर किया जी, ये कैसी फीलिंग है? बहुत अद्भुत फीलिंग है और बहुत ही एकदम रोमांचकारी। और आप मतलब हम लोग वो हैं मिडिल क्लास के लोग जो रोजी रोटी की तलाश में अपना शहर छोड़ देते हैं। बिल्कुल। और फिर अपने शहर में किसी किसी आप जैसे टूरिस्ट की तरह जाते हैं, किसी यात्री की तरह जाते हैं और कुछ दिन रहते हैं। बमुश्किल साल में कितनी बार, 1 बार 2 बार ऐसे जा पाते हैं। हफ्ता भर की छुट्टी ली और चले गए, कभी वो भी दीपावली पे या कोई त्यौहार हो गया या घर पे कुछ हो गया। तो अपने शहर जाना और अपने शहर में जाकर के 1 महीना काम करना, उससे ज़्यादा। लेकिन घर नहीं जा पा रहा था। तब भी ये चैलेंज था कि घर तब भी नहीं, मैं घर सिर्फ 1 दिन जा पाया, वो भी आखिर में आने से पहले। अच्छा। हाँ, मतलब वो कुंभ को जैसे बहुत सारे लोगों को लग रहा है यार ये तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। मतलब बहुत टफ टेरेन थी वो। एज अ रिपोर्टर किसी के लिए भी काम करने के लिए बहुत चैलेंजिंग स्पॉट था। और ये सिचुएशन होती थी कि आप इस पार से उस पार जाना बहुत मुश्किल होता था और उस पार से इस पार आना बहुत मुश्किल होता था। तो अपने जिस एरिया में आप हैं उधर आप मूव कर सकते हैं। तो बहुत सारी सरकार ने बंदिशें लगाई और बंदिशें लगाने के अलावा उन्होंने एक तरीके से जो कहते हैं ना कि सेफ्टी मेजर्स उठाते हुए कि पब्लिक ज़्यादा इधर से उधर, ज़्यादातर लोगों को संगम जाना था, सबको संगम जाना था और संगम इस पार था। तो उन्होंने, उनकी कोशिश थी कि भाई बाकी जो घाट हैं उन पे भी स्नान कराया जाए और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो ये बहुत बड़े एरिया में बहुत सारे गाँव को मिलाकर, मतलब आप ऐसे समझो कि शिमला शहर से ज़्यादा बड़ा था कुंभ का क्षेत्र। अरे भाई साहब। तो उतने बड़े क्षेत्र में एक जगह से दूसरी जगह मूव करना और इतनी भीड़ में आना जाना, तो बहुत ही इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस था एज अ रिपोर्टर, एज ए जर्नलिस्ट।
बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ करने को मिला। आपके देखने से ही मुझे और आपके सीखने से ही मुझे एक चीज़ और याद आ रही कि बहुत सारे लोगों से आप मिले और बहुत सारी वीडियोस हम देख रहे थे, जुड़वा बहनें हो चाहे जो भी हो, बूढ़ी अम्मा हो, कोई किसी को लाद के, कोई किसी को सामान बांध के, और वो रस्सी में आपस में बांध के सब एक दूसरे को चले जा रहे हैं। इतने सारे लोगों से आप मिलते हो, और सारे के सारे ऐसे तो नहीं होते ना, कि कई लोग होते हैं कैमरा और माइक को देख के घबराते भी हैं। जी, ये कैसे सहज फील करवाते हैं आप लोगों को, और इनसे बात करने का अनुभव कैसा था? देखिए बहुत अच्छा होता है। मेरा तो सबसे पसंदीदा, मेरा प्रिय काम ये है कि मैं और बहुत सारे लोगों से बात करूँ, दुनिया समाज को समझने के लिए। मेरा मानना है कि 2 ही तरीक़ों से आदमी सीख सकता है, एक तो या तो किताब पढ़ने से या तो घूमने से। और घूमने से आशय ये होता है कि आप जब घूम रहे हो तो वहाँ के लोगों से बात कर रहे हो, वहाँ की बोली, भाषा, संस्कृति, समाज को समझ रहे हो, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। और लोगों को सहज करने के लिए एज अ रिपोर्टर आपके पास बहुत कुछ होता है करने के लिए। आप जैसे अगर मान लीजिए फ़र्ज़ करें कि कोई बोले कि मैं फला जगह से हूँ, तो आप उस जगह की एक रेफरेंस दे देंगे तो वो खुश हो जाएगा कि इतनी दूर आए हैं हम। ऑलमोस्ट आपकी हर वीडियो में हमने देखा, जैसे जोधपुर में आप कचौड़ियों की बात कर रहे थे जब, तो वो कोई मिल जाए मिर्ची पकौड़े तो जोधपुर का कोई मिला तो अच्छा आपके यहाँ मिर्ची पकौड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। ये सब जानते भी हैं आप, ये भी एक बड़ी बात है। मतलब इतना घुमा हुआ है ना ज़्यादातर। अब कोई गुजरात का मिल जाए तो उससे पूछ लो कि थेपले लाए हो कि नहीं लाए हो, या फिर जो है आपके यहाँ तो सींग सोडा पीते हैं तो वो खुश हो जाएगा, या महाराष्ट्र का कोई मिल जाए तो आप उससे वहाँ के मिसल पाव की बात कर लो, या फिर वहाँ एक बहुत अच्छी सी थेचा चटनी बनती है, बोले आप थेचा लाए हो, थेचा खाते हो, तो वो खुश हो जाता है। उसको एक कनेक्ट फील करता है कि जैसे हम प्रयागराज के हैं, तो हमको अगर यूपी 70 की गाड़ी कहीं से दिख जाती है दूसरे शहर में, तो लगता है कि रोक के उससे बतिया लो, भैया बताओ कहाँ से हो। तो वो उसको वो टच महसूस होता है, फील होता है। फिर उसके बाद और कुंभ तो इतना ऐसा पर्व है, या फिर आप महोत्सव के लिए या मेला के लिए, जो भी के लिए, उसमें वैसे भी लोग बहुत चार्ज रहते हैं। आप देखो ना कि ऐसी आस्था मैंने दुनिया में नहीं देखी कि लोग 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उत्साह से लबरेज हैं। उनको जैसे होता है ना कि अर्जुन की तरह उनका निशाना जो होता है वो एक टक है कि हमको संगम ही जाना है। और सरकार ने, प्रशासन ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे डाइवर्जन कर रखे थे, जिसकी वजह से बहुत चलना पड़ता था लोगों को। उसमें आप बुजुर्ग महिलाओं को देखिए, बुजुर्ग व्यक्तियों को देखिए। एक रास्ता अगर शायद 1 ही किलोमीटर में निपट जाए, लेकिन डाइवर्जन ऐसा है कि 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर। वो प्रशासन की भी मजबूरी है कि वो 1 किलोमीटर पे इतना। अब जैसे मैं आप बताऊँ, एक जगह है बैरहना, एक इलाका है, वहाँ से परेड ग्राउंड में घुसने का रास्ता है। अब उस परेड ग्राउंड में आप जैसे घुस गए तो आप मेला क्षेत्र में एंटर हो गए। तो अब उस इलाके में, उस जगह पे वो पॉइंट जो रेलवे स्टेशन से भीड़ आ रही है वो भी वहीं पे आ रही है, जो नैनी या फिर जो मिर्ज़ापुर, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के लोग आ रहे हैं वो भी पैदल चल के यहीं पे आ जा रहे हैं। फिर जो बनारस के रास्ते या झूसी के रास्ते जो पहुंचते हैं वो भी। तो अब ये एक चोक पॉइंट हो जाता था। तो फिर सरकार को डाइवर्ट करना पड़ा कि भाई इनको इधर से ले जाओ, इनको उधर से ले जाओ। और इसमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, चूँकि मेरा मानना है कि भीड़ का जो है वो दिमाग कम होता है, शरीर ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो भीड़ को आपने एक तरफ मूव कर दिया, अगर 10 लोग एक तरफ जाने लग गए तो 100 लोग अपने आप चले जाएंगे उस तरफ। वैसे आदमी चिल्लाता रह जाए कि नहीं इधर से जाओ, उधर से जाओ। पुलिस वाले बहुत मेहनत कर रहे थे। आप सोचो कि मैं एक वैसी बात बता रहा हूँ कि कोई डीएम हो, कोई आईएएस अधिकारी हो, कोई बड़ा और अधिकारी हो, अगर उसके साथ सरकारी गाड़ी ना हो और उसके साथ अर्दली ना हो तो हो सकता है आम आदमी पहचान भी नहीं पाएगी ये कौन व्यक्ति है। लेकिन पुलिस का सिपाही भी अगर वर्दी में खड़ा है तो सब जानते हैं कि ये एक उत्तर प्रदेश की संस्था से जुड़ा व्यक्ति है, जिससे हमें बात करनी, जिससे हमें अपने सवालों के जवाब तलाशने। तो पुलिस वालों से आप सोचो कि दिन भर में, अब आप जैसे यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हो और आपसे मैं एक ही सवाल 5000 बार पूछ लूँ सच में, और आपसे फिर कोई आके लड़े, कोई आके झगड़े कि बोले अरे तुम बता नहीं रहे हो, यही ड्यूटी कर रहे हो, ये वो। अब पूछे संगम कहाँ है तो उसने बताया कि यहाँ है। कई बार उसका गला भर जाए, धूल उड़ रही है, उसका गला चोक हो रखा है, तो उसने इशारा कर दिया तो अरे मुँह जुबान नहीं क्या, बताओ कितनी दूर है। तो वो फिर उस तरीके से फिर उससे कितना किलोमीटर है, कैसे जाएंगे, तो उसको तमाम, और उसको अपना बैरियर भी सुरक्षित रखना है, अपना पोस्ट भी सुरक्षित रखना है, जो ऊपर से आदेश आया उसका भी पालन करना है और काम भी रहना है। बिल्कुल। तो इस मामले में तो उत्तर प्रदेश पुलिस की खास करके जो ग्राउंड पे लोग काम कर रहे हैं तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। और सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस की नहीं, जो सीआरपीएफ थी, जो सीएपीएफ की और फोर्सेस लगी हुई थी, आरपीएफ वहाँ पे थी, बीएसएफ वहाँ पे थी, उन सब ने बहुत कमेंडेबल, बहुत कमाल का काम किया था, बिना किसी लाठी के, बिना किसी बंदूक के, जो आमतौर पर फोर्स का पहचान मानी जाती है ना कि उनके पास शस्त्र है, बिना किसी शस्त्र के जो है बहुत ही मेहनत से
कुछ प्लानिंग में कुछ कमी रही जो स्टैम्पेड हुई, उसको लेकर के तो हमने सवाल उठाए ही। तो एज ए जर्नलिस्ट अगर हमें दिख रहा है कि हाँ इसकी आलोचना करनी, तो हम आलोचना करते हैं, और जो अच्छा दिख रहा है तो उसकी तारीफ़ करने से भी हमें नहीं हिचकना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और तारीफ़ से ज़्यादा कि ये उनके काम को सम्मान देना है, कोई तारीफ़ नहीं है, कि उन्होंने जो मेहनत की इतने दिनों तक, उसको सम्मान हमें देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो अभिनव, आपके हम स्टैम्पीड वाले इस मुख्य बिंदु की तरफ अभी हम बढ़ते हैं। जब आधी रात कोई घटना घटती है महाकुंभ में और आप उसे कवर करते हैं, और उसके 18 घंटे बाद जो है एक सरकारी आंकड़ा सामने आता है। इसके बाद जब तक आंकड़ा आता है, इस दरमियान संसद से अंदर और संसद के बाहर बयानबाजी हो जाती है, राजनीति हो जाती है। महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग है, अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है। कुंभ में गए थे, वी हैड अ वेरी नाइस बात, बहुत अच्छा सब कुछ हुआ, बट ये इंसिडेंट हुआ था विच इज राइट, बट इतना बड़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जो दर्द और जिस तरह का मायूसी परिवारजनों के बीच में है, तो मैं समझती हूँ इनको देखना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। इसके अलावा बयानबाजी का एक अलग स्तर भी देखने को मिलता है। मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। एक और वीडियो है जो हम अभी आपको दिखाना चाहते हैं, और मैं जानना चाहता हूँ कि इस वीडियो के पीछे का सच क्या है, और इस वीडियो के पीछे क्या सच्चाई रही है जो आपने बहुत करीब से देखी है। यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो चुका है। थाने में अपनी फोर्स लगाई, बट उनको भी अब मतलब कि भीड़ से बचा पाना बहुत मुश्किल है। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन, आप फोर्स भेजिए सर। देखिए, ये जो वीडियो है इसमें एक महिला पुलिसकर्मी है जो उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़ी हुई हैं, और वो हल्दीराम की स्टोर में मौजूद हैं। उस स्टोर में जो झूसी में जो उल्टा किला है, उसके नीचे जो समुद्र मंथन जो समुद्र कूप वाली जगह है, उसके पास में ही है, और वो वहाँ पे फंसी थी, और वो वहाँ पे स्टैम्पेड हो चुकी थी। बिल्कुल। और ये स्टैम्पेड वो स्टैम्पेड नहीं थी जिसकी खबरें आधी रात को जो हो चुकी, मतलब दूसरी स्टैम्पेड थी। हाँ, जो पहली स्टैम्पेड थी वो संगम नोस पे हुई, लेकिन संगम नोस के ठीक अपोजिट गंगा नदी के इस पार अगर सीध में जाएंगे, थोड़ा दाएं बाएं होंगे, लेकिन एकदम अपोजिट में। अब आप देखो कि जो पहली स्टैम्पेड होती है वो रात के तकरीबन 2-2:30 बजे के बीच में होती है। संगम नोस पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि आप उसकी अंदाज़ा नहीं कर सकते। हम तो उस दिन वो दृश्य याद करते हैं तो कई बार सिहरन सी होती है कि बाप रे बाप, ऐसे इतने ज़्यादा लोग आए थे और कैसे सब कुछ हुआ, और जो नहीं होना था वो भी हो गया, उसको कैसे बचाया जा सकता था। तो उधर स्टैम्पेड हुई। हम लोग तब तक, मैं अखाड़े में था, जो अखाड़ा मार्ग था, तमाम अखाड़े शाही स्नान के लिए तैयार हो रहे थे। हम भी बहुत उत्साह से लबरेज थे। मैं हूँ प्रयागराज का रहने वाला, मैंने कुंभ देखे। 2001 का कुंभ मुझे याद है, मैं छोटा था, थोड़ा थोड़ा जहन में कुछ कुछ झलकियाँ आती हैं। 2013 का तो बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि तब मैं पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, मैं भी गया था उसमें। हाँ, तो वो बहुत अच्छे से याद है, लेकिन इतना डीप डाइव नहीं किया था कुंभ में। तब हम एक दर्शक के या फिर एक श्रद्धालु के तौर पे जाते थे और मेला देखते थे, स्नान करते थे, दर्शन करते थे, चले आते। इस बार एज ए जर्नलिस्ट काम कर रहे थे तो बड़ा उत्साह था कि अखाड़ों के साथ जाएंगे, शाही स्नान होगा, नागा निकलेंगे, और मतलब बहुत अद्भुत चीज़ होती है, कमाल की चीज़ होती है। लोगों की आस्था की मैं जो बात कर रहा हूँ, तो नागा जिस रोड से गुजरते हैं, उस सड़क की जो धूल होती है उसको लोग उठा के ले जाते हैं अपने साथ, उसको माथे पे लगाते हैं। महिलाएं उसको चुनरी में बांध लेती हैं, साड़ी के पल्लू में बांध लेती हैं और वो घर ले जाती हैं। बहुत सारे लोग उसके जंतर बनवाते हैं, या बहुत सारे लोग गले में पहनते हैं, या फिर बहुत सारे लोग उसका टीका लगाते हैं जिससे नागा गुजरे हैं। वो बहुत ही लोगों की मान्यता है। ये वो मिट्टी लोग ले के जाते हैं। एक्चुअल में मैंने मतलब बहुत कई लोगों को देखा ऐसा, हमारे कैमरे पर बहुत सारी चीज़ें दर्ज। तो लगभग तैयारी थी। मैं उस वक्त जूना अखाड़े में था, हर हर महादेव की चैंटिंग हो रही थी, और बहुत ही एकदम डमरू, शंख सब अभी भी, जैसे मैं जब आपको बता रहा हूँ तो मेरे कानों में बजने लग जाता है वो। और एक तरीके से जो धुनी से धुआं उठता है, वो धुआं उठ रहा है, पूरा आसमान एकदम एक रोशनी से, सफ़ेद रंग की दूधिया रोशनी से जो है एकदम घिरा हुआ। और अचानक से एक फ़ोन कॉल आती कि भैया जो है स्टैम्पेड हो गई है। तो लगा कि यार ये हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ हुआ हो। तो पहली बार हाँ ठीक है, आगे कोई और डिटेल आएगी तो बताना। फिर दूसरी कॉल आती कि भैया 25-30 लोग मर गए हैं। तो जैसे होता है ना कि हवा का झोंका आया और पूरा माहौल ही बदल गया।
सबके कंधे झुक गए, मतलब और ये स्टैम्पेड जो की कॉल सूचना, था आप जिसकी बात करिए कितने बजे की बात है? ये 3 बजे आया। रात में 3 हाँ, बजे। 3 बजे। हाँ, अर्ली और मॉर्निंग। हम जो है हम जग रहे थे लगातार सुबह से, उसका इंतज़ार कर रहे थे, और फिर रात के 3 बजे आया। फिर भागना शुरू किया, संगम की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन सारे रास्ते बंद थे, कोई इस पार से उस पार नहीं जा सकता था, उस पार से इस पार नहीं आ सकता था। और तो फिर हमारी एक दूसरी टीम थी, वो वहाँ पहुँच गई थी, लेकिन स्टैम्पेड के टाइम नहीं पहुँची, उसके बाद में पहुँची। और क्योंकि इतनी भीड़ थी ना, लोग मैं ये कह रहा हूँ कि कोई 100 मीटर नहीं जा सकता था। अगर 100 मीटर पे कोई जर्नलिस्ट यहाँ खड़ा है और 100 मीटर दूर स्टैम्पेड हुआ है, तो वो उस जगह पे नहीं पहुँच सकता था। अगर 2 लोग साथ में निकलेंगे तो 2 दिशाओं में निकलेंगे, इतनी भीड़ थी। अगर आप हाथ पकड़ के नहीं जा रहे हो और भीड़ इधर उधर जिधर मूव करेगी, आपको जाना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकेंगे, यू आर हेल्पलेस। ये और फिर सिचुएशन भीड़ कहाँ छोड़ेगी आपको भी अंदाजा नहीं, और कितनी मतलब दूर आप ले किधर निकल जाओगे, कैसे हाँ। जाओगे, और सबको उसमें तो वो थोड़ा सा पैनिक की सिचुएशन हो गई थी, वहाँ पे स्टैम्पेड हुआ। फिर हम वापस आए अखाड़े में, वहाँ से न्यूज़ दी कि ऐसा ऐसा हुआ है, जो हमारे पास फ़ोटोज़ वीडियोज़ तब तक आ चुके थे, हमारी टीम वहाँ से न्यूज़ दे रही थी। फिर मैं वापस जाने लग गया, तकरीबन 9-10 बजे, सुबह 9 बज रहे होंगे आई थिंक, और मैं देखा एक व्यक्ति फ़ोन पे बात करते हुए रो रहा है। और आप इमेजिन करो कि एक 5 फुट 10 इंच का व्यक्ति जो है हृष्ट पुष्ट और फपक फपक के रो रहा, और ये कह रहा हो कि आज तो साक्षात मृत्यु देख ली, और बच्चों का चेहरा सामने आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि यमराज सामने खड़े थे, ये उनकी वर्डिंग थी। तो मैं तब तक एकदम, हम और मोहन दोनों लोग एकदम थक चुके थे। मेरे साथ जो कैमरे पे हमारे साथी जर्नलिस्ट हैं, वो मोहन थे, मोहन कनौजिया। हम लोग एकदम थक गए थे, रात भर के जगे हुए थे, और धूप लगने लगती है तो सुबह वैसे भी बहुत चिड़चिड़ापन होने लगता है। और हम लोग के तकरीबन उस समय लगभग 30,000 स्टेप हो चुके थे, थकान थी, कमर दर्द कर रहा था। लेकिन वो सुना तो मैं अचानक से रुक गया, मैंने उनसे तरफ देखा, कि मैंने कहा क्या हुआ, तो ऐसा भैया ऐसा ऐसा। तो मैंने तुरंत मोबाइल ऑन किया, क्योंकि नेटवर्क भी नहीं था कि कैमरा ऑन करके फिर उसको रेंडर करके दोबारा भेज सके, मोबाइल से ही शूट कर लिया। तो उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मैं से पूछ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि भैया अभी तो बच के आए हैं एकदम साक्षात जो है, और भगदड़ में फंस गए थे बहुत बुरी तरीके से, उनका पूरा परिवार था। तो मैंने कहा कि कितनी देर पहले भगदड़ हुई थी? तो उन्होंने बोला 1-1.5 घंटे पहले। अब मेरा दिमाग ये नहीं काम कर रहा है कि वो वाली भगदड़ तो रात में हुई थी, ये 1-1.5 घंटे पहले किस भगदड़ की बात कर रहे हैं। अच्छा। फिर मैंने कहा कहाँ हुआ है? तो उन्होंने बोला यहाँ हुआ है। फिर भी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कि यार ये आदमी इस तरफ जो दूसरी भगदड़ हुई उसकी बात कर रहा है। आप कहाँ थे उस टाइम पे? मैं दूसरी तरफ, झूसी की तरफ ही था। अच्छा। और वो व्यक्ति भी झूसी की तरफ थे, जहाँ से भगदड़ हुई थी। हाँ। वहाँ से तकरीबन 800-900 मीटर दूर थे वो वहाँ से। मैं भी वहाँ से 800-900 मीटर या 1-1.5 किलोमीटर दूर रहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं दूरी होगी। जो कॉल आया था वो भी वहीं की बात बता रहा था? उसी जगह की बात बता रहे थे वो, सुबह के 9 बजे, और भगदड़ वहाँ पे 6 बजे हो गई थी, सुबह के तकरीबन 6 बजे हुई थी। और उनका ये सुबह के 8:30-9 बजे, तो उनका अनुमान था कि 1-1.5 घंटे पहले, क्योंकि भगदड़ क्या, वो स्टक हो गए थे लोग, और उसमें लोग गिरते गए, तो एक दूसरे के ऊपर जो है लोगों की मृत्यु हुई। तो अब दिमाग नहीं काम कर रहा है, और मतलब मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ, इतना प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ कि जब मैं इस पार से उस पार नहीं जा पाया, तो ये व्यक्ति उस पार से इस पार कैसे आया होगा। हाँ। फिर हम उसका वीडियो शूट करके थके थे, यहाँ पे भेजा, वहाँ से फिर वापस आए, वापस आकर के बाकी जितने वीडियो थे, हम चूँकि वहीं शूट होता है, वहीं एडिट होता है, तो वहीं एडिट करके हमने भेजे 3-4 वीडियो। तकरीबन दोपहर के 12-1 बज गए। अभी तक मेरे ध्यान में नहीं है कि जिस व्यक्ति से मैंने बात की है उसने यहाँ बताया कि इस पार एक भगदड़ हुई है। तो फिर मैं दोबारा से 1-1.5 बजे के करीब कॉल आता है कि अखाड़े वापस से जा रहे हैं स्नान के लिए, उनका स्वरूप कम हो जाएगा, छोटी संख्या में जाएंगे। हम लोग थके थे एकदम से, लेकिन ये था कि भाई ये चीज़ है, इसको कैमरे पे दर्ज करना है। तो हम वापस गए पैदल, अखाड़ों का स्नान कवर किया, और फिर वापस आ गए। तकरीबन शाम के 5:30 बज गए, 5:30 बज रहे थे। ये सब कुछ 29 तारीख को हो रहा है। और अब 12 घंटे ऑलमोस्ट हो गए, 5:30-6 बज रहे हैं, क्योंकि 6 बजे सुबह भगदड़ हुई थी दूसरी बार। हाँ, अब 12 घंटे हो गए हैं। और उसके बाद जो है, मतलब जिस समय मैंने उस व्यक्ति की बाइट रिकॉर्ड की है, उस वक्त एक व्यक्ति हमें मिला, उसने दरेरा दिया कि यहाँ क्या कर रहे हो आप लोग, वहाँ जाओ, देखो कितने बुरे हाल हो रखे हैं, ये वो। तो हमने बोला भाई साहब, हमारी एक टीम वहाँ ऑलरेडी है। बोले कोई मीडिया वाला नहीं है, और ये वो टाइप से। अब मेरे दिमाग में चल रहा है यार, ये लोग संगम की भगदड़ की बात कर रहे हैं, और संगम में हमारी टीम है। तो शाम के 5:30-6 बज रहे थे। फिर उसके बाद ये फिर वीडियो महिला का मेरे व्हाट्सएप पे आता है, और मेरे पास आसपास कुछ अपने सूत्रों से, कुछ पुलिस के मित्रों से, कुछ एम्बुलेंस वालों से ऐसे सुगबुगाहट समझ में आने लग गई थी कि एक और स्टैम्पेड हुई है।
और अभी भी मैं उस बाइट को मैं मतलब कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि वो बंदे ने जो बोला है वो वहाँ की बात कर रहा था। तो अब हमें भी जगते हुए तकरीबन 24-25 घंटे से ज़्यादा हो चुका था, ऑलमोस्ट 30 घंटे हो गए थे। फिर हम इधर जो वीडियो शूट करके आए स्नान वाले वो एडिट कर रहे हैं, और अब मेरे दिमाग में ये दौड़ने लगे कि हाँ दूसरी स्टैम्पेड हुई है, क्योंकि पुलिस की जो लड़की थी उसकी बाइट और वो लोकेशन संगम की लोकेशन से बिल्कुल नहीं मैच कर रही थी। और वो कई सारे वीडियो फिर जो, क्योंकि मेरा घर उसी तरफ पड़ता है तो वहाँ के कुछ लोकल्स ने बताया। फिर मैंने वो दुकान को खोजना शुरू किया। मेरे एक बहुत ज़बरदस्त सोर्स ने जो है सारा कुछ बताया कि ऐसा ऐसा था, वो वहाँ पे थे। तो अब हमें ये वीडियो भेजना था, ये वीडियो हमने 10 साढ़े 10 बजे भेज दिया। भीड़ थोड़ी कम हो गई थी, मतलब जिस इंटेंसिटी में थी उससे कम हो गई। तो फिर मैंने एक बाइक मंगवाई, क्योंकि हमारी हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी, अब मतलब जान नहीं बाकी थी, चलने की स्थिति नहीं थी। फिर हमें पता लगा कि एरावत घाट के पास जो झूसी का वहाँ पे कोई स्टैम्पेड हुई है। फिर खोजते एरावत घाट पहुँचे। अच्छा, ऊपर से आपको वो जो तारों का शहर दिखता है वो बड़ा खुला खुला सा लगता है, लेकिन वो पूरा प्रॉपर शहर जैसा होता है। तो उसमें बैरिकेटिंग होती है, उसमें बाउंड्रीज होती हैं, वो टीन शेडेड बाउंड्री लगाते हैं। तो 2 किलोमीटर के रेडियस में कोई एक जगह खोजना, भीड़ कम है लेकिन भीड़ है, बहुत चैलेंजिंग होता है। तो हम बाइक से खोजना शुरू किया, एरावत घाट गए, कुछ बाबा लोग मिले, मैंने उनसे पूछा तो बताने को तैयार नहीं होते। एक बाबा ने इशारा किया ऐसे ऐसे चले जाओ। अच्छा। तो फिर वहाँ से गया तो एक सड़क थी ऐसे चौड़ी सी, तो उस सड़क के किनारे हमें चप्पल दिख रहे थे और लग रहा था कि यहाँ कुछ तो हुआ है, लोग यहाँ फंसे थे, लेकिन उसकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी। लोगों से बाइट रिकॉर्ड की, कुछ करने की कोशिश की, बात की। उन्होंने बताया कि भैया बहुत बुरी स्थिति थी, ऐसा वैसा। और ये वो जगह नहीं जहाँ स्टैम्पेड हुई है, लेकिन वहाँ पे बहुत बुरी स्थिति थी, लोग फंसे हुए थे बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो आगे गए तो एक भिक्षा मांगने वाले व्यक्ति मिले वहाँ ज़मीन पे बैठे हुए थे, उनसे पूछा तो बताने लगे हम तो खुद ही दब गए थे, ये वो, और बातचीत कर रहे थे। फिर मोहन उनका कुछ वीडियो बनाने लग गए। फिर उस जो है छोटी सी एक पुलिया थी, उसको जैसे ही मैंने पार किया तो सामने से देखा ट्रैक्टर चला आ रहा है और उस पर सारे कपड़े लत्ते सारा कुछ गंजा हुआ है, और जेसीबी लगी हुई जो उस कचरे को, उस मलबे को हटा रही है। और मैंने चिल्लाना शुरू किया, मोहन मोहन जल्दी आओ जल्दी आओ। और वो मोहन मेरे से 100 मीटर दूर है, माइक मेरा ऑन है, उसके कान में आवाज़ जा रही है, वो वहाँ से भागता हुआ। और मैंने कहा वहीं से बोला कैमरा रोल करो कि ये ऐसा ऐसा। फिर वो दिखाते चले गए और फिर बाकी जो कुछ है वो सब स्क्रीन पे है। तो ये मतलब ये इंटेल आपको मिला, खबर आपको पहले मिल चुकी थी, बस कनेक्ट करने में टाइम लगा। कनेक्ट करने में आई गेस कि यू आर द फर्स्ट वन जिसको ये पता ही चला, फर्स्ट वन एंड ओनली वन। हाँ। क्योंकि जो चीज़ रिकॉर्ड हुई हमारे कैमरे पे एक्चुअली वो फिर, क्योंकि सुबह अगर मैं 2 घंटे बाद पहुंचता तो मुझे भी कुछ नहीं पता चलता। मतलब लोग चश्मदीद बताते रहते, लेकिन वो जो वीडियो सबूत है, जो दस्तावेज हैं वो दर्ज नहीं होते। हाँ, क्योंकि तब तक सब क्लीन हो चुका होता। और अब देखेंगे तो उसमें जो सफाई कर्मी वो बता रहे हैं कि हम यहाँ से 2500 ट्रैक्टर ले जा चुके हैं। तो किस इंटेंसिटी में लोग फंसे होंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि लोग आते हैं कपड़े छोड़ के चले जाते हैं, कपड़े छोड़ के जाते हैं घाट पे, जिनकी मान्यताएं हैं। वहाँ कोई घाट नहीं है, वो एक सड़क है। एक सड़क ऐसे स्लोप बनी हुई ढलान है, एक चौड़ी सड़क ये है, और ये मेले के अंदर दाखिल होता है। तो वहाँ पे कोई कपड़ा नहीं छोड़ेगा। अगर किसी को कपड़ा भी छोड़ना है तो घाट पे छोड़ेगा, जहाँ पे स्नान करता है, जिसकी अपनी मान्यता। वैसे किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। तो और जिस इंटेंसिटी में था वो तो अपने आप सब कुछ बताने के लिए काफ़ी था। फिर ऐसा था क्यों? मतलब कि वैसे तो इट वाज आउट इन पब्लिक, सबको पता है कि भगदड़ हुई, ठीक है, फिर भी ये बात बाहर नहीं आई। आप सिचुएशन को, मतलब वो सिचुएशन को शब्दों में बताना बड़ा मुश्किल है। जिसने देखा है वो समझ सकता है वहाँ क्या था। मैं आपको कह रहा हूँ कि संगम की जो भगदड़ हुई एक्चुअल, उसकी कोई फुटेज है? नहीं है ना। नहीं है। क्यों नहीं है? सीसीटीवी फुटेज में होगा, सरकार ने जारी नहीं किया, लेकिन मीडिया के कैमरे पे क्यों नहीं दर्ज हुआ? जहाँ पे भगदड़ हुई है वहाँ से 200 मीटर या 150 मीटर दूर मीडिया के मंच था। अच्छा, आप 150 मीटर नहीं क्रॉस कर सकते भाई साहब, आपको दिखेगा ही नहीं वहाँ क्या हो रहा है। जहाँ स्टैम्पेड हुई है उससे जस्ट पीछे जो 150 मीटर 200 मीटर पहले चौकी है, उसको नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ है। जो पुलिस वाले वहाँ आसपास तैनात थे उनको तक नहीं पता था। वो भी जब न्यूज़ में आ रहा है तो उनको पता चला कि अच्छा स्टैम्पेड हुई है यहाँ पे। आप ये इमेजिन करो ना कि बिल्कुल। और फिर जब वहाँ से बॉडीज निकाली गई, जो संगम वाली बॉडी निकाली गई, लेके गई केंद्रीय जो चिकित्सालय सेक्टर 2 में बनाया था, फिर वहाँ से ले गए स्वरूप रानी। अब लोग कह रहे हैं कि स्वरूप रानी का भी कोई वीडियो नहीं है। कैसे आएगा जब 150 मीटर नहीं जा पा रहे हैं
तो वहां तक कैसे पहुंच जाएंगे? तो और वो बहुत तो बाहर है, शहर, वो तो पूरे मेले बाहर को है वो। पार करके फिर शहर के अंदर जो है 5 किलोमीटर जाना था। और किसी को ये इल्म नहीं था और कोई भी ये सोच नहीं सकता था कैसी स्टैम्पेड होगी। तो इस तरीके की कोई डिप्लॉयमेंट भी नहीं थी। तो वहाँ से तो तुरंत पुलिस ने निकाला। और यहाँ जो दूसरी स्टैम्पेड हुई, यहाँ पे आप जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बॉडीज़ कई घंटों तक निकाली गई, 7-8 घंटे तक जो है लोग वहाँ पे, मतलब सुबह के 11 बजे 12 बजे। दूसरी जो स्टैम्पेड हुई, आप मतलब हमारे कैमरे पे दर्ज है एक व्यक्ति जिसकी भाभी उसके इन्हीं हाथों पे जान चली जाती है, दम तोड़ देती हैं। और आप सोचो कि उसकी क्या स्थिति रही होगी कि उस व्यक्ति के पास शोक मनाने तक का समय नहीं है। वो 7 घंटे अपनी भाभी की बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है कि कोई कुचल ना दे। और वो व्यक्ति, उसका घर बाहर का नहीं है, वो उसी झूसी का है। उसका घर उस जगह से मात्र 2-2.5 किलोमीटर दूर है और 7 घंटे वो बॉडी नहीं निकाल पाया। तो आप ये सिचुएशन समझो कि क्या हॉरिबल सिचुएशन थी वो, बहुत ही इट वाज हॉरिबल। और फिर वो जो लड़की थी हल्दीराम वाली, उसने सब कुछ बताया क्योंकि वो वहाँ पे मौजूद थी। फिर उसके बाद हमने सिर्फ प्रत्यक्षदर्शियों से नहीं बात की, हमने जो यूपी टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर थी, वो जो तान्या मित्तल, उनसे भी बात की। हल्दीराम स्टोर पर जो लड़की आपको मिलती है और आप उस तक पहुंचते हैं, आप जैसे ही पहुंचते हैं आप पहला सवाल करते हैं, हमने वीडियो में देखा, वो बरस पड़ती है आप पे, वो फट पड़ती है एकदम। उसका गला बैठा हुआ है, वो कुछ बोलने की सिचुएशन में नहीं, उसको ज़रूरत है कि आप वो गले को आराम दे दे, लेकिन वो फिर भी फट पड़ती है। और वो आपको इनफैक्ट एज अ जर्नलिस्ट, एज अ ह्यूमन, जब आप उस तक पहुंचते हो, आपको मैंने वीडियो में देखा 2 बार आपने भी माफ़ी मांग ली। ये कैसी फीलिंग थी? क्या कोई गिल्ट था उस टाइम पर? और ये मतलब गिल्ट से ज़्यादा ये था कि थोड़ा सा मुझे अजीब ये लग रहा था कि जब प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और दूसरी स्टैम्पेड का जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने पहले स्टैम्पेड के बारे में बताया, उन्होंने जो संख्या बताई वो संख्या को लेकर के बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए गए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो दूसरी स्टैम्पेड थी, कम से कम उसको रिकॉग्नाइज तो करना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस, या बताना चाहिए था। बिल्कुल उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया। बाद में फिर हमारे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमें तो आपसे पता लग रहा है और हम इस पर कार्रवाई करेंगे या फिर जो भी होगा। तो बहुत ही मतलब बहुत देर तक लोग वहाँ पे फंसे रहे। और वो लड़की भी आप देखेंगे तो वो कैमरे पे ही वो हमको मिलती हैं। हाँ, कि वो जब बाकी बच्चों से, बाकी जो वहाँ चश्मदीद थे उनसे बात करके घूमते हुए उस स्टोर तक पहुँचते हैं। और वो मैं ये नहीं कहता हूँ फट पड़ी, मैं ये कहता हूँ कि वो उस लड़की की वेदना थी, वो उसकी समाज के प्रति, सिस्टम के प्रति जो उसने मतलब अपने आँखों से क्रूर विभत्स चीज़ें देखी। मतलब आपकी शॉप में बॉडीज़ रखी हुई हैं और आपने कुछ झेला है, तो वो आप उसमें आप हेल्पलेस भी हैं। आप उसमें फिर आप ये लाग लपेट और शुगर कोटिंग की उम्मीद उससे आप मत करो। वो जो होगा वो स्पॉन्टेनियस उसके ज़ुबान पे आएगा, वो बोलेगा, वो बताएगा, उसने जो ट्रॉमा झेला है वो सब कुछ बयां करेगा। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि वो लड़की गायब हो गई, उसको लेकर के ये, हाँ, ये मुझे आपसे पूछना था कि हाँ, ये क्या था कि उसका जवाब रह गया है, उसका जवाब देना बाकी है। और मैं पहली बार आप ही को बता रहा हूँ। क्या वो सच में कहीं चली गई थी? देखिए क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, जब इतना सामान्य व्यक्ति, कभी जिसने कभी मीडिया में कोई नहीं आया, कभी सोशल मीडिया पे कोई चर्चा नहीं है, और पहली बार जब वो इतना ज़्यादा वायरल हुई और इतने बड़े पैमाने पे, आप देख रहे होंगे इंटरनेट पे, उस दिन सबके पास वो वीडियो पहुंच चुका था। और वो जो आप बीती बता रही थी, तो सबसे पहले डरने वाले लोगों में कौन होते हैं? आपका परिवार डरता है सच में कि ये जो है इसको कोई परेशानी ना हो। तो पहला प्रेशर उसके ऊपर परिवार का। दूसरा प्रेशर जब लोग कहते हैं कि वो जो एक व्यक्ति के बाद में बयान आया कि वो तो 300 रुपये पे काम करती है, वो जो नेहा ने बताया मुझे, उसने ये बताया कि उसने कॉन्ट्रैक्ट पे दुकानें ली थी और वो लोग मिलकर के 3 स्टोर चला रहे थे, सिर्फ एक स्टोर नहीं चला रहे थे, 3 स्टोर चला रहे। तो वो बच्ची पढ़ती है, BHU में पढ़ती थी, किसी डिपार्टमेंट में पढ़ती है और कलकत्ता की रहने वाली है। तो फिर जब परिवार डर गया और फिर इन लोगों ने उसको वहाँ से कहा कि आप यहाँ से हट जाओ, जिनकी शॉप है, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। और जो लोग ओनर थे, कुछ नाम उसने बताए, तो फिर वो लोग आ गए और वो कह रहे 300-400 रुपये। ये बात सत्य नहीं है,
वो 300-400 रुपये में नहीं काम करती थी। उसने बताया कि मैं मैगी लेने गई। हमने सोचा था मैगी की दुकान, जैसे हम देख रहे थे ना बहुत सारे बच्चे, कोई दातून बेच रहा है, कोई चाय लगा रहा है, तो उसके दिमाग में भी आया कि हम क्यों नहीं एक स्टॉल लगाते हैं मैगी का। और उसके भाई का भी कुछ काम रहा होगा, तो उसने वो मैगी खरीदने गई। फिर वो व्यक्ति ने बोला कि आप मैगी क्यों खरीदते हो, जो उसका नोट है, अकाउंट नोट है, कि मैगी क्यों चाहिए इतनी ज़्यादा। तो उसने बताया कि हम शॉप, तो नहीं बोले कि अच्छा इससे अच्छा तो तुमको ये शॉप देते हैं, इसको चलाओ। तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना था। अब उसका ये दावा है कि मतलब हमने 1 लाख रुपए दिए, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट के कागज़ थे उस पर साइन नहीं किए। अब वो कहते थे आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, इसमें रह गया और फिर बाद में हट गए। तो फिर वो वहाँ से हट गई, चली गई। फिर वो मैं लोकेशन नहीं बताऊँगा क्योंकि उसके अपने सिक्योरिटी पर्पसेस हैं। तो फिर वो वहाँ से एक जगह दूसरी जगह चली गई अपने दोस्तों के बीच, वहाँ से दूर तकरीबन 100-200 किलोमीटर दूर जाकर रहने लगी। फिर उसने प्रयास किया कि घर तक पहुँचे, फिर वो घर चली गई। और फिर चूँकि कोई व्यक्ति जब इतना ट्रॉमा देख लेता है और इतना ज़्यादा मीडिया में आने के बाद परिवार बहुत ज़्यादा डर गया, तो फिर वो मीडिया से बात करने से बचने लग गई। बिल्कुल बचेगा, बिल्कुल। तो आप सोचो ना कि सामान्य पृष्ठभूमि की एक लड़की है और इतना उसने अपने सामने सब कुछ देखा और उसने मीडिया के सामने जो बताया वो ऐसा लग रहा है कि वो सिस्टम के खिलाफ है, वो तंत्र के खिलाफ खासकर तब जब वो घटना ही एक्नॉलेज ना हुई हो, कोई बात नहीं कर रहा। तो फिर वो आई विटनेस हो गई और आई विटनेस पर फिर वो पारिवारिक जो दबाव, फिर वो अपना व्यक्तिगत डर कि मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया या कहीं कुछ। तो वो आप देखोगे कि जो अब कोई कह दे कि नहीं ये नहीं सच है, ये सच है, जो सामान्य चेतना का व्यक्ति है वो जो देखेगा उसको समझ में आ जाएगा कि सच क्या है। आपकी सारी वीडियोस, आपने जो रिपोर्ट किया है, जो कवर किया है, वो सब कुछ इस लड़की की बाइट और कांस्टेबल की बाइट, सब कुछ ये बता रहा है कि वहाँ पर एक घटना घटती है ना। बट रिपोर्टर का काम होता है इस चीज़ को, पड़ताल को एकदम घुसकर देखना और उसको मेक श्योर करना कि ये सच है। तो ये कैसे आपने मेक श्योर किया था, यही मेरा सवाल है। देखो आप जब हम वहाँ पे ग्राउंड पे रिपोर्ट कर रहे हैं और वो सारी तस्वीरें अपने सामने, आप बिलीव करोगे जैसे मैं और मोहन जब उस जगह पे रिपोर्ट कर रहे हैं और शूट कर रहे हैं, तो मेरे हाथ में तो माइक है, मैं सामने का देख पा रहा हूँ, मोहन का पूरा फोकस है कैमरे पे। और वहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं जो एकदम पानी से सने हुए हैं, रेतीली ज़मीन है। तो कई बार पैर पड़ता था तो मोहन को ऐसा लगता था कि कहीं मेरे पैर के नीचे कुछ वैसा तो नहीं है जो सुबह स्थिति थी। मतलब उसको ये भी डर लगता था कि ना हो या कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ। तो फिर जब ये सारा कवर कर लिया, प्रत्यक्षदर्शियों से बात कर ली, तो चूंकि तान्या मित्तल भी वहाँ पे फंसी हुई थी, तो वो जो लड़की है, अब आप देखो कि कोई बात एक सामान्य व्यक्ति कहे और कोई बात यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट का ब्रांड एम्बेसडर कहे। जी जी। दैट टाइम शी वॉज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूपी टूरिज्म, उसके कॉन्ट्रैक्ट थे, उसने वीडियो कोलैब करके पोस्ट करते थे। यूपी टूरिज्म ने बाद में वो अपने कोलैबोरेशन हटाए। अच्छा, बिल्कुल हटा लिए। लेकिन जब क्योंकि उस इंटरव्यू के बाद जो है कि उन्होंने जो बात थी सत्य कही। मैं मानता हूँ उस लड़की की भी हिम्मत की दाद देनी होगी, उसने जो भी बात कहा सत्य बताया। वहाँ पे मेरे सामने पहले एक लेडी दम घुट के वहीं मर गई, मतलब वहाँ लेट गई और उसके पैर, मुंह पे किसी ने पैर मारा और उसका दांत टूट गया। मैं, संदीप था मेरी सिक्योरिटी, मैंने संदीप को बोला कि बेटा कैसे भी करके ना जितने हो सकते हैं उनको बचा ले। और अब आप देखो कि उसकी ऑथेंटिसिटी इससे भी बढ़ जाती है कि वो एक ब्रांड एम्बेसडर थी। वो अभी तक थोड़ी देर पहले तक यूपी टूरिज्म के लिए शूट कर रही थी। उसका एक वीडियो भी वायरल होता है जो वीआईपी घाट को लेकर के, और तमाम बहुत सारे कुंभ पे बहुत सारे वीडियोस थे। तो फिर आप समझो कि मैं जब तान्या मित्तल का इंटरव्यू किया हूँ उस वक्त घड़ी में बज रहे होंगे सुबह के तकरीबन 4 या 4:30 बज रहे होंगे। ओके। और तब जब तक हमने वो स्टोर पे शूट किया तब तक कोहरा नहीं हुआ था, लेकिन 1-1:30 बजे के बाद कोहरा इतना ज़्यादा हो गया था कि ज़ीरो विजिबिलिटी थी। हमारे पास बाइक थी और हम बाइक चला रहे थे, तो हमें ऐसा लग रहा था कि अब गंगा में चले जाएंगे, तब गंगा में चले जाएंगे। कुछ मतलब नहीं दिख रहा था। वीडियो जो आपने जो पहले स्टैम्पीड का जो वीडियो था उसमें था भी वो कोहरा, देखा अब हल्का दिख रहा होगा, लेकिन उसके बाद तो इतनी ज़्यादा विजिबिलिटी लो थी कि व्यक्ति नहीं दिख रहा था। और हम बाइक चला रहे थे 5 की स्पीड से, धीरे धीरे धीरे। जब हम पॉन्टून ब्रिज पार कर रहे हैं, कई बार होता था जब टायर के एकदम पास व्यक्ति आ जाता तो तब दिखता था अरे यार ये तो कोई आदमी है, फिर साइड करके धीरे से फिर रोक के फिर आगे निकालते थे। और फिर उस लोकेशन पे पहुंचना जहाँ पे वो थी, और उस लोकेशन को खोजते खोजते आपको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। जब आप एग्जैक्ट पहुंच जा रहे हो तो अच्छा लग रहा है, अच्छा यही जगह है। और वहाँ पे कोई गूगल मैप नहीं काम करता। गूगल मैप से हालांकि सरकार ने टाई अप किया था, लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ एक्यूरेट हो जाएगा हम इस सिस्टम पे इतना भी, तो आप गूगल मैप के भरोसे जाओगे तो आप गंगा नदी में चले जाओगे। अरे भाई साहब। तो उस
को खोजना, खोजते खोजते खोजते, और ठंड एकदम प्रचंड सी लग रही है। बाइक पे आप सोचो कि गंगा की जो गोद है उसमें जब हवा चल रही है और वो पानी से टकरा करके आ रही, तो आप क्या मौसम रहा होगा। मतलब बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियां थी, फिर भी खोजते खोजते पहुंचे। फिर हमने उनसे बात की, बात करने के बाद हमने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। फिर उनका अकाउंट नोट है। अगले दिन हम फिर, अभी तक हम सोए नहीं हैं, फिर हमने सारी वीडियो रिकॉर्ड जो रात के 4 बजे तक, 4:30 बजे हुआ, 5 बजे तक, 5:30 हम होटल वापस आते हैं, वहाँ से सारा शूट करके अब उसको हमें एडिट करके भेजना है ऑफिस में। फिर वो वीडियोस एडिट हो रहे हैं, हमारे पास 4-5 वीडियो हैं स्टैम्पेड के इंटरव्यूज़, और ये वो एडिट हो रही है वीडियो, एडिट करके हम जो है उसको भेज रहे हैं। और बहुत टाइम लगता है। आप जैसे जो जिनको बड़ी थोड़ा फाइल सा होती हैं। मतलब वो 100 GB की फ़ाइल होती है, 200 GB की फ़ाइल होती है, 300 GB की फ़ाइल होती है, इतनी बड़ी बड़ी फाइल, उसको रेंडर करना। फिर कुंभ में इतनी भीड़ होती है, नेटवर्क नहीं होता था, 2 पॉइंट नेटवर्क है, 1 पॉइंट नेटवर्क है, लगा दिया तो कोई वीडियो 1 घंटा रेंडर हो रहा है, फिर 1 घंटे बाद वो अपलोडिंग दिखा रहा है। ये करते करते हमें जो है वो हो गए रात के तकरीबन सारे वीडियोस हम लगातार अपलोड कर रहे हैं। और आप सोचो कि हमने रात में इंटरव्यू पहला स्टैम्पेड का किया, तान्या का वीडियो जो आया वो रात के तकरीबन 9-10 बजे आया, क्योंकि उस एडिट में, उस प्रोसेस में टाइम लग रहा था। तो वीडियो आया 30 की रात 9 बजे। मतलब पहला वीडियो तो सुबह ही आ गया। जो स्टैम्पेड का था वो तकरीबन तान्या मित्तल का वीडियो वो 9-10 बजे के आसपास वहाँ पे रिलीज़ हुआ, 8-9 बजे के। फिर चलता रहा। फिर हमारे पास कुछ इनपुट आते रहे, कैसा है, अभी तक हम नहीं सोए हैं। फिर अचानक से कुछ फ़ोन कॉल्स आए कि ऐसा है, यहाँ पे बॉडीज़ आई हैं, ऐसा रखा है। फिर हम उसके लिए गए देखने। फिर हम, अब तारीख हो गई थी 31 जनवरी हो गई थी, और हम सुबह के 4 बजे स्वरूप रानी अस्पताल में थे, जहाँ पे हमें वो लोग मिले जिनके अपने खोए हुए थे, और जिनको ये अंदेशा था कि दूसरी स्टैम्पेड में उनकी जान ना गई हो। और वो ऑन कैमरा हमसे कहते हैं कि आपका वीडियो देख करके हम यहाँ पे आए हैं। ये हमने भी देखा कि वो आपका वीडियो देख के बोल रहे हैं कि हमें पता चला कि वहाँ भी भगदड़ हुई है दूसरी जगह, बिल्कुल झूसी में, और शायद अब हमें लग रहा है कि मेरे परिजन वहाँ हो सकते हैं क्या। फिर बहुत सारे लोग मिल गए परिजन, कुछ के नहीं मिले, कुछ भटकते रहे। बहुत लंबी कहानियाँ हैं, उसको कितना समेटा जाए, कितना कहा जाए। तो बहुत ही वो रात थोड़ी, वो पूरा फिर तकरीबन 50 घंटे हम और मोहन दोनों सोए नहीं थे। और वो कवरेज फिर सुबह उसको एडिट करके वीडियो लगाया, तब जा कर के हम सोए हैं। और एक सीधा सवाल है आपसे अभिनव कि पहली भगदड़ का आंकड़ा हमें पता है, 30 लोग पहली भगदड़ को, रात 2 बजे भगदड़ जो हुई थी 29 को, वहाँ वो उतने लोग मरे थे। दूसरी भगदड़ में लोग मरे थे, और बिल्कुल मरे थे, तो क्या उनकी संख्या पर लोग बात कर रहे हैं, क्या उनके मन में कोई डाउट था? देखिए, लोगों में तो जितने मुंह उतनी बातें हैं। हम वो बात नहीं कह सकते, और हम वही बात कहेंगे जो ऑफिशियल है। लेकिन हम ऑफिशियल जो बात कही जा रही है उस पर सवाल ज़रूर उठा सकते हैं कि आप सही बात नहीं कर रहे हो। तो क्या जिन लोगों की जान गई दूसरी भगदड़ में, क्या उन लोगों के नाम भी किसी भी सूची में, क्या मुआवजा वाली सूची? जैसे हमारे ऑन कैमरा एक स्टोरी है बीजेपी की, वो मंडल उपाध्यक्ष हैं जी, और उनकी सहेली की जान गई, लेकिन वो आप देखेंगे ऑन कैमरा कह रही कि हमारे मुआवजा नहीं मिल रहा, हमारा नाम नहीं है। और ऐसे वो एक नहीं थे, और भी बहुत सारे लोग थे। और इवन झूसी में ही लोगों की क्योंकि वो झूसी से आने का रास्ता था, तो लोकल लोग भी आए थे, तो उसमें लोकल्स भी हताहत हुए, घायल हुए, चोट लगी, कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई। और ये इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वहाँ लोगों की जान नहीं गई थी। संख्या पे विवाद हो सकता है, और मैं तो कोई संख्या क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वहाँ था नहीं, और मैं अथॉरिटी भी नहीं हूँ कि मैं वहाँ गिनूँ या फिर अंदाजे से कुछ बताऊँ। लेकिन जो हमारे पास वीडियोज़ थे, बॉडी रखी हुई थी उस अस्पताल के अंदर, माफ़ कीजिएगा, वो जो हल्दीराम का स्टोर था, वो जो व्यक्ति जिनकी भाभी की डेथ हुई, उन्होंने वीडियोस दिखाए, और भी बहुत सारे लोगों के फ़ोन मैसेजेस आए। तो कुछ हम, आप ये कहिए कि मैं अपने मुंह से कुछ कह दूं कितने लोग गए, तो हम तो फिर वो जो आम लोग कह रहे हैं वही वाली बात हो जाएगी। एज ए जर्नलिस्ट हमारी जिम्मेदारी कहती है हमें कि हम कोई इस तरीके से मिसलेनियस बात ना कहें। आपने दूसरी भगदड़ के बाद DIG वैभव कृष्णा से बात करी, और उनका जो रिएक्शन था, मुझे लगता है कि ये रिएक्शन तो शायद पहले कभी किसी ने दिया नहीं होगा, जिस तरह से वो इस बात से अनजान थे। देखिए, आप जो ये वीडियो दिखा रहे हैं, जो इसके संबंध में पुलिस के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है।
इसमें जांच कराएंगे और जो भी फैक्ट्स हैं उसके बेसिस पे करेक्टिव एक्शंस जो है वो ली जाएंगे। क्या वाकई उनको तब तक कोई खबर नहीं थी या इसके मेरा अलावा मानना ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेले के डीआईजी हो, मेले का इंचार्ज हो आप, और आप तक सूचना नहीं आएगी। अगर सूचना नहीं आती तब तो और बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है आपके ऊपर। वो कह रहे थे कि उनको तो आपसे पता चल रहा है। वो ऐसा कह रहे थे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर उनको मेरे से पता चल रहा है तो फिर उनका तंत्र ही खराब है, फिर तो उनके तंत्र में गड़बड़ी है। फिर उनको बैठ करके पुलिस व्यवस्था को सोचना चाहिए कि ये इतनी बड़ी घटना कैसे नहीं पता चली। जो मेले के इंचार्ज हैं, और सिर्फ वैभव कृष्णा नहीं, जो एडीजी भानु भास्कर हैं, जो नोडल ऑफिसर थे जी, जो वहाँ के एसएसपी हैं, जो वहाँ के राजेश द्विवेदी, जो वहाँ के विजय किरण आनंद, जो वहाँ के डीएम थे मेला के, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब या अगर नहीं पहुँचा, मतलब अगर ऐसा हुआ है तो तब तो उससे इससे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह क्या हो सकता है कि आपके इतना बड़ा फोर्स और इतनी बड़ी तंत्र, और एक आपके सामने उदाहरण साक्षात गवाही देते हुए पुलिस की कर्मी जो वर्दी में ही चीख रही है। बिल्कुल। तो ये तो मुझे थोड़ा सा मतलब इम्पॉसिबल सी चीज़ लगती है। डेथ टोल को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। मतलब पहली भगदड़ हो चाहे दूसरी भगदड़ हो, मरने वालों की जो संख्या है, मृतकों की संख्या है, घायलों की संख्या है, और अस्पताल में जो लोग एडमिट, जो परिजन लोग थे और जो आपको मिले, या किसी के आसपास भी जो लोग थे, जो लोग बात कर रहे हैं, लोगों के मन में भी इस बात को लेके बहुत डाउट होंगे। उस डाउट को लेकर के आपको क्या लगा? कोई कानाफूसी करते हुए कुछ समझ में आया, किसी ने कुछ बोला? वो तो देखो, आप, मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत एक्सेजरेशन होता है कई बार उसमें, और जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। बहुत सारी बातें अनऑफिशियल होती हैं, ऑफ कैमरा जो ड्यूटी डॉक्टर थे वो भी कुछ बताते हैं, लेकिन वो आप उसको कोट नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक वो सामने आकर के नहीं बोले तो हम कैसे उसको कोट कर दें, और हम कोट कर दें तो पलट जाए कि नहीं, हमने तो ऐसा कुछ कहा नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ओवरऑल मैं ये कहता हूँ कि प्रयागराज के अलावा दुनिया में पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ इस तरीके का आयोजन हो सके, क्योंकि वो गंगा की गाद इतनी बड़ी, मुझे नहीं लगता कि और कहीं है, और इस तरीके का आयोजन कहीं होता होगी भी तो इस तरीके का आयोजन नहीं होता। कोई विश्व शक्ति अपने आप को कहता है, इस तरीके का आयोजन मतलब इतनी बड़ी ह्यूमन गैदरिंग नहीं कर सकता। और इसकी वजह एक प्रयागराज का तंत्र भी है। ऐसा नहीं है कि ये अचानक से सब कुछ उठ के आ गया था। हर साल माघ मेला लगता है। तो माघ मेले में जो चीज़ें होती हैं वो ऑलरेडी पहले से बहुत सारी चीज़ें, टेंट्स, लाइट, ये पॉन्टून, ये सब कुछ रहते हैं। लेकिन जब अर्धकुंभ आता है तो उस माघ मेले का स्वरूप बहुत बड़ा हो जाता है, महाकुंभ में उससे भी बड़ा हो जाता है। तो आप ऐसे तुलना करो कि जैसे 2019 का जो अर्धकुंभ था वो 3200 हेक्टेयर में था, ये जो कुंभ था वो 4000 हेक्टेयर में था। तो बड़ा तो बहुत था, और उस तरीके से व्यवस्थाएं भी की गई, पैसा भी बहुत खर्च हुआ, उसका रेवेन्यू भी बहुत जनरेट हुआ होगा, इसमें कोई दुराय नहीं, बाद में कोई आंकड़ा जारी करेगा। लेकिन एज ए रिपोर्टर हमारे लिए बहुत सारी लर्निंग्स थी, हमने बहुत जॉय देखा, बहुत खुशी देखी, बहुत गम देखा, बहुत ही आस्था का सैलाब देखा, उत्साह देखा, कई दफ़े उन्माद भी देखा कि पुलिस से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, रुक्षता देखी, मुस्कान देखी, आँखों में चमक देखी, मतलब वो संगम पहुंचने की ललक देखी, बहुत कुछ था। और ये महाकुंभ ऐसा था जिसको सालों सालों तक याद किया जाएगा, क्योंकि इसको मुझे लगता है कि सरकार जितना योगदान होता है उससे ज़्यादा समाज का भी योगदान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ ईश्वर का आशीर्वाद होता है जिससे बहुत सारी चीज़ें हो जाती, जो अधिकारी भी कई बार कह देते हैं कि जैसे लिखते हैं लोग, नेता भी लिखते हैं तो कहते हैं कि यार ईश्वर ने करवाया। कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे रोशनी इतनी होती थी कि रात में भी आपको नहीं लगता था कि रात है, सुई भी गिर जाए तो मिल जाए, इतनी ज़्यादा लाइटिंग थी। सफाई के लिए सफाई कर्मी बहुत मेहनत कर रहे थे दिन रात। आप सोचो ना कि अगर जैसे सरकार कह रही है कि 65 करोड़ लोग गए, मैं कहता हूँ 65 छोड़ दो, आप 40 करोड़ ले लो, प्रति व्यक्ति 100 ग्राम कूड़ा मान लो। सही बात है, बहुत कचरा, बहुत सारा ढेर, दिल्ली का पहाड़ जो है कूड़े का छोटा पड़ जाएगा उसका। बिल्कुल। लेकिन वो सफाई कर्मियों की मेहनत से नहीं हुआ, बहुत उन्होंने मेहनत की। तारीफ और बहुत सारे विभाग लगते हैं, ऐसा नहीं है कि जो है आते हैं और जादू की छड़ी होती है घूम जाती है। उसमें नगर निगम लगता है, PWD लगेगा, वन विभाग लगेगा जो लकड़ियाँ पहुँचाएगा,
वहाँ पे विद्युत विभाग लगेगा जो कई किलोमीटर लाइट बिछाता है। आप सोचो ना कि ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है। और सबसे अमेजिंग चीज़ अभी तक मैंने नहीं बताई, हम अगर इस पॉडकास्ट के आखिर में है तो मैं बता देता हूँ कि वो जो पूरा तारों का शहर आप देखते हो ना, तो वो साल के 2 महीने नदी में डूबा रहता है। आपको किनारे की जो 3 मंजिला मकान दिखता है, उस मकान का 2 मंजिल डूबती है, इतना पानी होता है। तो जब वो पानी कम होता है, फिर जब ये माघ का महीना आता है, ज़मीन आती है, फिर ये देखता है कि गंगा की धारा यहाँ से गुजरेगी या यहाँ से गुजरेगी। फिर उस धारा के हिसाब से तय किया जाता है कहाँ कहाँ सेक्टर बनेंगे, कैसे मेला आगे बढ़ेगा। तो वो बहुत कमाल की चीज़ होती है। इसी चीज़ को मैं विराम देने से पहले भैया आपने ये भी बताया कि, और हम जैसा कि एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों ने कर लिया, जाम में फंस के पहुँचे लोग, बहुत सारे लोग बहुत पैदल चल के पहुँचे, और खचाखच भरी ट्रेनें हैं, स्पेशल ट्रेनें हैं, मिल रही हैं और नहीं मिल रही हैं, जगह मिल रही है और जगह भी ट्रेनों में कैसी कि बस पैर टिक जाए कहीं पे। इतना एनर्जी, ये जो विश्वास है लोगों का, ये पर्सनली जब आप वहाँ थे कैसा फील देता है? मैं कहता हूँ कि दुनिया में ऐसा शायद ही कहीं हो। वो जो आस्था देखी ना मैंने कि पैर में चोट लगी है, चला नहीं जा रहा है, पैर में छाले पड़ गए हैं, लेकिन उसको संगम जा कर के डुबकी लगानी है। कोई बीमार है, कोई चल नहीं पा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, कोई माता पिता को लेके जा रहा है। कुंभ में हमें फिल्मों ने दिखाया कि कुंभ में लोग बिछड़ते हैं। मैं ये मानता हूँ कुंभ में लोग मिलते हैं, रिश्ते मिलते हैं, आपको नाते मिलते हैं, आपको देखने को मिलता है वहाँ रिश्तों की अहमियत क्या है। जब कोई बेटा अपनी माँ बाप को कंधे पे लेकर के चला जाता है, या कोई बुजुर्ग व्यक्ति अपने पोते को कंधे पे बिठा के पैदल कई किलोमीटर चलता है, तो ऐसे रिश्तों का महत्व जो है, आपको दुनिया का कौन सा ऐसा आयोजन है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वो अपने कंधे पे मुझे अभी भी याद है कि संगम में मैं देख रहा हूँ स्नान करके एक व्यक्ति निकल रहा है और अपनी बूढ़ी माँ को वो कंधे पे लिए हुए है, और माँ मुस्कुरा रही है। उसको लग रहा है कि यार कमाल का काम कर दिया मेरे बेटे ने। और ये जो कुंभ मेला होता है, इसमें पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी होती है। आप कभी आइए तो देखिए कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं, मेरा मानना है कि आस्थावान होती हैं। ऐसी कोई स्टडी नहीं है, ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि महिलाओं की आस्था जो होती है वो महिला फिर वहाँ लीडर होती है और पूरे परिवार को खींच के ले आती है। हाँ, ऐसा मैं भी मानता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बात से एग्री करूँगा कि उनकी वो जो इच्छा शक्ति होती है ना, वो इतनी बलवती होती है कि फिर पूरा परिवार जो एक साथ चलता है। और हाँ, वो फिर खाने का इंतज़ाम, आप देखो ना यार, मैं तो उनको जो गाड़ियों से जा रहे हैं तमाम, मैं उनके प्रति मेरे लिए कोई हमदर्दी नहीं कि वो जाम में फंस गए, कि वो मेले में घुस गए गाड़ी लेकर के और फंसे हुए। मेरी हमदर्दी नहीं उनकी। मैं उसके प्रति देखता हूँ जब मैं आँख बंद करता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि सैकड़ों की भीड़, हज़ारों लाखों लोग चले जा रहे हैं, और किसी के सर पे बोरा है, किसी के हाथ में कपड़ा झोला है, किसी के कोई रस्सी बांधे हुए, कोई एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, पति पत्नी है, बेटा है, पिता पुत्र, भाई बहन, कोई भी है वो। और जब वो आता है तो अपने साथ खाने का सामान लेकर आता है, अपने सारे इंतज़ाम के साथ आता है, और किलोमीटर अपना शरीर लेकर के चलना है मुश्किल होता है, वो तो अपने साजो सामान के साथ आते हैं और फिर अपनी आस्था की पूर्ति करते हैं। और वो एक अद्भुत पुरुषार्थ है जिसको जिसके लिए कोई शब्द नहीं है बता सकना कि यार ये कैसे कर लेते हैं लोग। हम बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे सोचेंगे यार ये कैसे हो सकता है कि आप गए स्नान करने, रात भर चल के आए, थक के, और सुबह स्नान करके निकले और चल रहे हो, इतनी भयानक धूप लग रही है, इतनी गजब गर्मी लग रही है कि पूछो मत। चंदन लगा रखा और पसीने से पूरा चंदन टपक के यहाँ आ गया है। तो इट वाज अमेजिंग। चलिए, महाकुंभ पर आपसे ये बात बहुत ही मुझे पता था शायद मैं कि रिकॉर्ड करूँगा तो, और शायद इसी एनर्जी को मैं यहाँ पे फील भी कर पाऊँगा। कई बार मेरे गूज़बम्स यहाँ पर भी इसी बातचीत के दौरान मैंने फील किए, एंड आई एम श्योर कि हमारे जो दर्शक हैं उनको भी ये पॉडकास्ट, ये बातचीत बहुत मज़ेदार लगने वाली है। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मेरा ये पर्सनल शुक्रिया है। नहीं, थैंक यू सो मच। आपने मौका दिया बात करने का, और मेरा भी इतना अनुभव नहीं, चूँकि हम तो दिखाने और बताने वाले लोग हैं कि एज अ रिपोर्टर, और अभी मैं आप इंटरव्यू ले रहे हो, हम लोग इंटरव्यू लेते हैं और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, तो मेरे लिए भी अलग सा अनुभव है। लेकिन जो फर्स्ट हैंड नोट है मेरा, मैं वो बता देता हूँ, और मुझे कुछ चीज़ें हैं कि वो भूलती नहीं, और वो जब मैं बताना शुरू करता हूँ तो फ्लो में जो क्रम है उसी क्रम में मैं कहता चला जाता हूँ। तो थैंक यू सो मच। चलिए।
दी ललन टॉप के पॉडकास्ट चैनल ललन टॉप बाजा पर ये शो प्रत्यक्ष। इसमें अगली बातचीत के लिए हम जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।